हाँ तो बच्चों, अपन ने विद्युत ऋणता स्टार्ट कर रखी थी और विद्युत ऋणता के अपन अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। अपन ने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये अनुप्रयोग, और इसमें अपन ने 3 अनुप्रयोग तो पढ़ लिए। पहला अनुप्रयोग अपन ने पढ़ा था बंध की प्रकृति के बारे में, फिर अपन ने द्विअंगी यौगिकों के नामकरण सीखे। उसके बाद में अपन ने ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में देखा, और अभी अपन देखने जा रहे हैं आज, ये काफी इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन दिए इसने बहुत ज्यादा। देखिए क्या है थोड़ा सा, हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी मान लो इसकी प्रकृति डिसाइड करना है तो माना AOH एक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोक्साइड की कई चीजें क्राइटेरिया है, ठीक है ना, कई क्राइटेरियाज हैं कि भाई हाइड्रोक्साइड होगा तो कैसा होगा क्या होगा। लेकिन कोई बच्चा मुझसे सिंपली पूछे कि सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे को, तो बेटा जी एक तत्व है, ठीक है, और उसके साथ में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन इधर है हाइड्रोजन इधर है, तो भी तुम उसको एक हाइड्रोक्साइड मान के ट्रीट करके अपने क्वेश्चंस का जवाब निकाल लेना। बस टेक्निकली जाओगे उसमें तो मैं बताऊंगा कि हाइड्रोक्साइड के क्या क्राइटेरियाज हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई H कोई तत्व दिख गया, ऑक्सीजन दिख गया और उसी में हाइड्रोजन भी दिख गया, तो तुम उसको हाइड्रोक्साइड मान के अभी जो मैं बताऊं वो बातें लागू कर देना। अभी देखिए कैसे करते हैं। लेकिन मैंने मान लिया कि AOH एक हाइड्रोक्साइड है। अब इसमें 3 तत्व हैं। देखिए अब 3 तत्व हैं तो यहां सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई इसकी प्रकृति क्या होगी। तो बेटा जी ये प्रकृति डिपेंड करेगी, देखिए किस चीज पर ये प्रकृति डिपेंड करने वाली है, A, O और H की विद्युत ऋणता पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो माना A की विद्युत ऋणता, और विद्युत ऋणता को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लिखते हैं X से, मान लीजिए B की विद्युत ऋणता, तो मैं मान रहा हूं B तो है ही नहीं, यहां पे कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मान लो, उसकी विद्युत ऋणता को क्या मान लो, XO, और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो है XH। यहां B की विद्युत ऋणता मैंने इसलिए ली, कई बार AOH और BOH 2 हाइड्रोक्साइड दे देता है फिर कह देता है कि इनकी विद्युत ऋणताएं इतनी इतनी है, बताओ प्रकृति कैसी होगी, AOH तो कैसा होगा और BOH कैसा होगा। उस क्वेश्चन का जवाब यहीं से निकलेगा जो मैं केस ले रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तीनों तत्वों की विद्युत ऋणताएं मैंने मेरी तरफ से मान ली है। अब सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, आप केवल ये देखिए, पहले समझते हैं। बेटा जी समझने वाली बात इतनी सी है कि A और O इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर तुम्हें देखना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O और एंड A, है ना, A और O का EN डिफरेंस, विद्युत ऋणता में अंतर, उसको मैं क्या कह दूंगा, EN डिफरेंस देखना है। और O और H के बीच का विद्युत ऋणताओं का अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, वो देखना है। तुम कहोगे सर इस अंतर से क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूं बेटा जी, अगर समझते जाना, A और O के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है इसकी बजाय, O और H के बजाय, तो मैंने क्या कहा कि ये डिफरेंस ज्यादा है। बेटा जी अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो नो डाउट आपने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, कि जितना विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होता है वहां पे आयनिक लक्षण ज्यादा होते हैं। तो नो डाउट इन दोनों बंधों में से आयनिक लक्षण कहां ज्यादा हुए, तुम कहोगे सर इस बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा हुए। अब अगर इस बंध में आयनिक लक्षण ज्यादा हुए तो जब मैं पानी में डालूंगा तो आयनन भी यहीं से होगा। बस ये दिमाग में रखो कि भैया आयन कहां से बनेंगे, जहां आयनिक लक्षण ज्यादा है, तो आयन भी यहीं से बनेंगे और यहां से बनेंगे। तो आप बताओ OH अलग A अलग, OH माइनस दे दिया, OH माइनस देने वाले को तो क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। और
अगर ये विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, तो तुम कहोगे गुरुजी यहां से बंद आयनित हो जाएगा, यहां से आयनित हो जाएगा तो H प्लस दे देगा, H प्लस दे देगा तो प्रकृति कैसी बता देना, अम्ल है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये तरीका होता है, दोनों के डिफरेंस को कंपेयर कर लो, जहां डिफरेंस ज्यादा आ रहा है वहीं से बंद को आयनित कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब बेटा जी एक और चीज, यहां पे EN डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। क्या आपने प्रकृति बता दी कि अम्लीय प्रकृति होगी या क्षारीय होगी, लेकिन अब अम्लीय सामर्थ्य पर भी बात करेंगे अपन और क्षारीय सामर्थ्य पर भी बात करेंगे। ठीक है ना। अम्लीय सामर्थ्य यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय सामर्थ्य की भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो इन चीजों पर अपने को चर्चा डिटेल में करनी है। अब अपन इस पर केस लेंगे और केस फर्स्ट देख लो, पहला केस। ठीक है। केस फर्स्ट देखिए, मैं XO और XA की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालता हूं और XO और XH इन दोनों का EN डिफरेंस देखता हूं। ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मान लीजिए कि ये आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अब एक चीज बताइए कि अगर ये EN डिफरेंस ज्यादा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि AOH जैसे ही वाटर में डालूंगा कहां से आयोनाइज होगा, तो तुम कहोगे सर ये डिफरेंस अगर ज्यादा है A और O का, तो मेरा कहा हुआ है कि यहां से आयोनाइज होगा क्योंकि यहां आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है ना। तो अगर यहां से आयोनाइज आप करोगे तो A पे प्लस आएगा बेटा और OH पे माइनस आएगा, और इतने में तो इसकी नेचर कैसी आ गई, वो डिसाइड हो गई है नेचर। तो तुम कहोगे कि सर ये तो बेस है, ये हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस यानी बेसिक है, नेचर पता चल गई। अब एक चीज लेकिन और मैं शामिल करना चाहता हूं मेरी बात में, वो क्या कि यार ये डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, ये डिफरेंस ज्यादा कब आएगा, तो मेरी बात हुई है पीछे, ये बेटा जी ऑक्सीजन है, ये डिफरेंस ज्यादा तब आ सकता है जब इस एलिमेंट ए की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है काफी। क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा कब आएगा, जब इस एलिमेंट की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। तो उल्टा होगा, इसका मतलब है ये डिफरेंस ज्यादा आने के लिए यहां से ये भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जिसको अपन ने किससे लिखा है, XA से, वो काफी कम है, ये पता चला। बोलो सही है? दोबारा सुन लो, ये डिफरेंस ज्यादा तभी तो आ सकता है, दो के बीच का गैप ज्यादा कब आ सकता है, जब एक काफी बड़ा हो तो बड़ी तो ऑक्सीजन होगी, है ना, और एक काफी छोटा हो तो दूसरा कौन बचा, ए ही तो बचा। तो ए की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है काफी कम है। ठीक है। इसका मतलब है बेटा जी इन दोनों चीजों को आप तो जोड़ लो, दोनों चीजों को जोड़ोगे तो यहां से एक कंक्लूजन बना लो कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, अरे बेस तो है ये पता चल गया, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा आएगी, जब इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अब तुम कहोगे सर कौन सा एलिमेंट, जिसके हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, जैसे यहां पे एक का हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है तो एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, देख लो चाहे से ये। ठीक है ना। हालांकि जैसे मैंने ऑक्साइडों में लास्ट में एक कंक्लूजन बताया ना आधी लाइन का, वैसा का वैसा ही यहां निकाल दूंगा और अपने क्वेश्चन हो जाएंगे तुरंत ही, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं सारी बात करूंगा कि वो कंक्लूजन आया कैसे। ठीक है ना बेटा, सीधा अपन नहीं रट सकते। इसके बाद में आगे बढ़िए, इसका उल्टा ले लेता हूं। मान लीजिए कि केस फर्स्ट था, ये केस कौन सा था, केस फर्स्ट। बेटा केस सेकंड उल्टा ले लो। मान लीजिए केस सेकंड में मैं ऐसा कह देता हूं कि इस बार जो डिफरेंस है वो ये ज्यादा आ रहा है और ये कम आ रहा है। अब पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आने का मतलब ऑक्सीजन तो यहां है, उस एलिमेंट की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तब डिफरेंस कम हुआ है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एक की क्या है, ज्यादा है।
तभी ये डिफरेंस कम आया है। पहले क्लियर कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों बॉन्ड में से ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किस में होंगे? तो तुम कहोगे सर यहां ईएन डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा आयोनिक है, यहां से आयोनाइज होगा। वाटर में जैसे ही डालूंगा, अगर वाटर में जैसे ही डाला और इसने मेरे को क्या दिया, आप देख रहे हो AO पे माइनस आएगा और H प्लस देगा। और जो H प्लस देता है उसकी नेचर कैसी होती है बेटा? एसिडिक, यानी वो एसिड है। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को केवल इन दोनों का और इन दोनों का ईएन डिफरेंस देख लेना है, ज्यादा कहां आ रहा है वहां से आयोनाइज कर देना है। बता चुका हूं मैं बात, है ना। लेकिन अब एक बात बताओ कि नेचर आई है एसिडिक, लेकिन वो कब आई है? जब उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। फिर से कहूंगा, किस एलिमेंट का? जिसके हाइड्रोक्साइड की बातें कर रहे हो। तो इसलिए मैं कह दूं क्या, आप बता दो कि एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बेटा जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। बार बार कह रहा हूं यार, एक्स ए कह दो चाहे इसकी जगह कि एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस एलिमेंट की खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। यहां से ये पता चल गया। ठीक है, फाइनली दो आपने कंक्लूजन निकाल लिए। इनको ध्यान में रख लेना एक बार कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली आई है और बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली आई है। इन दोनों की हेल्प से मैं पीरियोडिसिटी की बात कर सकता हूं, पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है यह बता सकता हूं। अब कैसे बताता हूं, देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं एक पीरियड में, पीरियड जानते हो ना, लेफ्ट टू राइट, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो मुझे इतना सा ध्यान में है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है ना। और बेटा जी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो आप ऊपर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का दूसरा मीनिंग है बेसिक स्ट्रेंथ का कम होना। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। दूसरी कंडीशन पे आओ, अगर आप एक ग्रुप में, अब ग्रुप में किधर जाते हैं, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ आपने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो जाएंगे आपने बता दिया, लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये चार बातें हैं ना, इनको भी छोटी करके एक आधी लाइन का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लो और तुरंत क्वेश्चन करो। ठीक है ना, कम दिमाग लगा के क्वेश्चन कर लेने से अपन दिमाग और ज्यादा लगा देंगे, अच्छी बातों में लगा देंगे, जो टफ चीजें होती है उनमें लगाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यहां से मैं एक कंक्लूजन बना रहा हूं बेटा, और अगर आपको याद हो तो ये का यही कंक्लूजन ऑक्साइड्स के लिए भी आया था, तो हमारे लिए तो और भी इजी हो गया कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, है ना। तो आप बताइए कंक्लूजन क्या बना। आप जब भी बेटा लेफ्ट टू राइट जाओ तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना। अब मैं नहीं बताऊंगा कि भाई एसिडिक बढ़ेगी तो बेसिक कम हो जाएगी, वो जरूरी थोड़ी है बताना, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। और दूसरी बात क्या आई, अगर टॉप टू बॉटम गए तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना। अब बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो एसिडिक कम हो जाएगी। ठीक है ना। ये बेटा जी कंक्लूजन आ गया, दिमाग में डाल लो और बॉक्स में बंद कर लो। ये कंक्लूजन हाइड्रोक्साइड के लिए आया है, लेकिन ये का ये कंक्लूजन ऑक्साइड के लिए भी आ चुका था। और मैं तो कहता हूं इन दो बड़े पॉइंट्स का देखिए कितना छोटा कंक्लूजन आया। ठीक है ना, सिमिलर चीजें अप्लाई होगी। अब मैं ये चीज अप्लाई करूंगा एग्जाम्पल्स में।
क्योंकि अपन जब तक अपन एग्जाम्पल्स में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक मतलब नहीं है, एग्जाम में तो एग्जाम्पल्स ही आएंगे ना। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। चलिए साहब, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CgM हाइड्रोक्साइड। बोलिए साहब, पहचान लो कि जा कहां रहे हो। तो तुम कहोगे सर लीना करे रब से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये लो साहब, ये किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का। मैं नहीं बताऊंगा कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो जस्ट ऑपोजिट ऑर्डर कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा इसका, है ना। तो देखिए नेक्स्ट है, आपसे पूछे BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, है ना, SrOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस। अब बोल दो जी क्या ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का? तो बेटा जी बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी? इंक्रीज। ये लीजिए, समझ रहे हो ना? ठीक है, और चले जाओ ऊपर से नीचे, कार्बन फैमिली में आ जाओ, H2CO3। अब जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तुम कहोगे सर ये तो हाइड्रोक्साइड है ही नहीं। तो मैंने क्या कहा था, आपको कोई एलिमेंट दिख जाए, जैसे यहां एलिमेंट कार्बन है, उसके आसपास कम से कम एक हाइड्रोजन और कम से कम एक ऑक्सीजन दिख जाए ना, तो तुम तो उसको हाइड्रोक्साइड मानकर क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये मत जाना कि हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो मैं तो इसे हाइड्रोक्साइड मानूंगा। वैसे मैं बता भी दूं कि ये है भी कैसे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है C डबल बॉन्ड OH OH, ठीक है ना। तो इस तरह से OH जुड़े हुए दिखते हैं। खैर H2CO3 के जस्ट नीचे, कार्बन के जस्ट नीचे कौन आता है? Si। तो H2SiO3, GeH2GeO3, है ना, काशी गए, H2SnO3, इस तरह से। तो तुम कहोगे कि सर इसमें भी हम ऊपर से नीचे ही जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? बेसिक। लेकिन मैं तुम्हें मान लो उल्टा पूछ लूं कि बेटा एसिडिक बता मुझे, तो तुम कहोगे सर फिर एसिडिक कम करते हुए बता दो, और क्या, समझ गए ना। और देखो कार्बन फैमिली के बाद में नाइट्रोजन फैमिली में आओ, HNO3। अब फिर तुम कहोगे कि सर ये हाइड्रोक्साइड नजर नहीं आ रहा, अरे आ जाएगा बेटा जी, NO2OH, ऐसे होता है ये। एनीवे मैं कह चुका हूं, कम से कम एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दिखते ही तुम तो हाइड्रोक्साइड मान के अपने क्वेश्चन का जवाब इस कॉन्सेप्ट से दे देना, तुम्हारा जवाब कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। खैर HNO3 ऐसा होता है। फिर H3PO3, H3PO3, ठीक है ना, ये होता है POH होल थ्राइस। फिर NO3 हो गया ना, H3PO3 के बाद में H3 न्यूज़पेपर आज ASO3, है ना, H3 SbO3, इस तरह से। तो आप एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, लेकिन एसिडिक बोले तो एसिडिक कम होती हुई बता देना। देखिए कितना इजी सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है ना। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे तो, और एसिडिक बोले तो कम होती हुई बता देना, जैसा कि मैंने बताया है। और देखिए साहब इसके अलावा कुछ और ऑर्डर देखें, जैसे जरूरी थोड़ी है नाइट्रोजन फैमिली में आए। और देखो H2SO4 ऑक्सीजन फैमिली में, H2SO4, H2SeO4, H2TeO4, इस तरह से आ जाए। तो इसमें भी तो सलमा से लेंगे तेरी, ऊपर से नीचे ही तो जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया बेटा जी, ठीक है ना। और देखिए HClO4, HbRO4, HiO4, बोलो ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ने वाली है और एसिडिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वो नहीं बोलेगा कि कहां जा रहे हो, ये हमें पहचानना है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं या लेफ्ट टू
राइट जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल सामने आए। अब जरा L2R के भी कुछ एग्जाम्पल्स लो बेटा। L2R के एग्जाम्पल लेने से पहले एक नोट डाल दो। नोट क्या डालोगे? एक वर्ड सुना था क्या? एम्फोटेरिक। एम्फो यानी दोनों तरह का बिहेवियर शो करने वाले। एम्फोटेरिक, एसिड और बेस दोनों की तरह से काम करने वाले। तो तुमने याद करो, कुछ एसिड बताए थे एम्फोटेरिक, बेटा कुछ बेस भी होते हैं, कुछ हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, तुमने ऑक्साइड बताए थे उस दौरान, है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, एसबी, पीबी, यही थे ना बेटा जी। इनके हाइड्रोक्साइड्स भी, इनके हाइड्रोक्साइड्स भी कैसे हैं? ध्यान से देख लेना, एम्फोटेरिक हैं, ठीक है, ये नोट डाल दो। और अब जरा लेफ्ट टू राइट के एग्जाम्पल देख लेते हैं, टॉप टू बॉटम के खूब देख लिए। LiOH, नेक्स्ट है इसका मेंबर BeOH ट्वाइस, ठीक है ना। फिर अगला है BOH होल थ्राइस। एक बात बताना चाहता हूं, ये BOH होल थ्राइस पता है कौन है? ये वास्तव में देखा जाए तो एसिड है, बोरिक एसिड। इसको आप H3BO3 भी लिखते हो, और नाम क्या है? बोरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में बेटा जी कार्बन आ गया, तो मैंने कहा H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एसिड है। इसके बाद में आता है HNO3, ठीक है ना। और फिर तो ऑक्सीजन खुद आ जाती है, इसलिए मैं रुक गया। अब आप बताइए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, HNO3 जानते हो ना, अभी अभी लिखा भी था, इसको NO2OH भी कहते हैं। कौन है ये? नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है बेटा। तो अब किसी ने कहा कि मुझे तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हमने देखा कि यार L2R जा रहा है, तो L2R तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और बताऊंगा आपको बेटा, मैंने कहा था कि एम्फोटेरिक जहां आ जाएगा वो एक बोल्डर का काम करेगा। तो आप बताइए इनमें से एम्फोटेरिक कौन है? तो तुम कहोगे सर ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है BeOH ट्वाइस। तो नो डाउट इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, इसका मतलब है इससे आगे वाले, बेरिलियम के आगे वाले, बोरोन से लेके HNO3, ये तो है एसिड, और पीछे वाला है बेस। ध्यान से देख लो, ये बेस है, और बोरोन से लेके नाइट्रोजन तक के जो हाइड्रोक्साइड है ये एसिड है, और वैसे भी है ये एसिड, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और देखिए लेफ्ट टू राइट के एग्जाम्पल्स बहुत काम के हैं कुछ तो, जैसे नेक्स्ट वाले हैं वो खूब काम के हैं, जैसे NaOH, ये थर्ड पीरियड के हैं भाई, NaOH है ना, सोडियम मैग्नीशियम MgOH ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ठीक है। और देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद में SiOH होल 4, बेटा इसका नाम भी सुन लो, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है। SiOH होल। सिलिकॉन के बाद में फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के बाद में कहते हैं कि H3PO4, ठीक है ना, H3PO4, इसको आप लिख सकते हो PO और OH होल थ्राइस, ठीक है, ऐसे भी। कौन है ये? फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड है। और देखें H3PO4 के बाद में अगर अपन आगे बढ़े तो H3PO4 के बाद में फॉस्फोरस के बाद में सल्फर आ जाता है, तो बेटा यहां लिख देता हूं H2SO4, H2SO4 है ना, आगे की यहां लिख रहा हूं H2SO4, H2SO4 को इसको SOOH ट्वाइस, SO2OH ट्वाइस भी कह सकते हो। और ये तुम्हारा जानना पहचाना है भाई, कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके बाद में आता है HClO4, HClO4 को भी हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ClO3 और OH ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका नाम होता है पर क्लोरिक
एसिड। अब मुझे तो ये बताओ कि आप कहां से कहां जा रहे हो, तो साहब हम तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेटा जी लेफ्ट टू राइट आप कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, H2SO4 और HClO4 में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HClO4 है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से L2R एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से आपको बढ़ानी है भाई। और देख लेते हैं कुछ, जैसे अपन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि F ब्लॉक में है। अब F ब्लॉक में बेटा जी LaOH होल थ्राइस है, ठीक है। और यहां से आप जानते हो ना, F ब्लॉक की ये जो फर्स्ट सीरीज है, लेंथेनम 57 के बाद में 71 ल्यूटेशियम तक आ जाता है। तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाएं इस सीरीज में। तो किसी ने कहा कि बताओ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है, ठीक है, क्योंकि सारे मेटल्स हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ही देख लेता हूं, है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है आपका, आप बताइए। तो तुम कहोगे सर लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हैं एक सीरीज में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक बढ़ती है, तो बेसिक कम हो जाएगी, ये लो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो L2R इस तरह के एग्जांपल्स भी काम में आएंगे। ओके, तो बेटा जी ये चीज आने के बाद में अब मैं एक और बात करूंगा आपसे। अब मैं एक और बात करने वाला हूं, नोट डाल के लिख लें चाहे से। ये क्या है, मैंने ऑक्साइड्स में भी यही बात कही है। आप देखोगे कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के सेम कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अब देखिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कुछ पल्ले पड़ा क्या, अरे एक ही एलिमेंट के अलग अलग हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनके लिए अगर मुझसे पूछ ले तो आप क्या कहना, वही बात जो ऑक्साइड में बताइए, इनकी बेटा जी एसिडिक स्ट्रेंथ को आप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के। बस ये कब है, जब आप न तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, बल्कि कहां जा रहे हैं, केवल एक ही एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें। अच्छा बेटा जी अभी अभी आपने एक बात पढ़ी थी ना सोडियम वाली लाइन में, वहां पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है, ध्यान रखना। तो इससे आगे वाले क्या थे, एसिड, और पीछे वाले क्या थे, बेस। ये चीज भी ध्यान रख लेना, ठीक है। वापस आइए, एक ही एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स दिखे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। एक ऐसा एग्जांपल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है मैं आपके सामने रख रहा हूं, HClO आप जानते भी हो, HClO2, HClO3 और HClO4। आपको बताना चाहता हूं कि इसको कई जगह ClOH भी लिखते हैं, इसको ClOOH भी कहते हैं, इसको ClO2OH भी कहते हैं, और इसको ClO3OH भी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब बात ये आती है, और भी है, कई जगह इसको HOCl भी कहते हैं, इसको HOClO भी कहते हैं, HOClO2 भी कहते हैं, HOClO3 भी कहते हैं। ये तो लिखने के पैटर्न हो गए, जहां मैंने बताना चाहा है कि ये सब हाइड्रोक्साइड हैं, मान सकते हैं अपन इनको, ठीक है। अब बात आती है, एक भी H और O दिखते, मैंने तो कहा था हाइड्रोक्साइड की तरह से बात मान के जवाब दे देना। अब बात आती है बेटा इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1, यहां पे +3 आएगी, यहां पे क्लोरीन आएगा +5 में, और यहां पे क्लोरीन आएगा +7 में। अब बताओ एक ही एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स हैं तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है ना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि HClO3 और HClO4 में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो तुम कह देना HClO4 है। लेकिन बेटा जी मैं इन चारों के नाम और बताना चाहता हूं आपको,
इन चारों के नाम देखिएगा, इसको कहते हैं, ये नेमिंग इसलिए जरूरी है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि काम आएगी। हाइपोक्लोरस एसिड है बेटा, ध्यान से देख लो, इसका नाम है क्लोरस एसिड, ये पैटर्न है नाम देने का, क्लोरस एसिड। इसका नाम है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, और इसे कहते हैं परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कल को इनके एनाइन बनेंगे, H प्लस निकलने के बाद जो बनेगा उस आयन के नाम आपसे मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, तो बेटा जी H प्लस हटने के बाद में क्या बना, कल को पूछेगा तो तुम कहना ClO माइनस बना। अब मैं इस आयन का नाम पूछूंगा आपसे, तब आप कहना हाइपोक्लोरस से बना है और अस से बने आयन का नाम देते हैं आइट, तो ये बन गया हाइपोक्लोराइट आयन, ध्यान से सुन लेना। इसी तरह से इसका जो एनाइन बनेगा वो बनेगा बेटा जी H प्लस निकलने के बाद में ClO2 माइनस, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरस, है ना, तो क्लोराइट आयन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइट आयन। इसका एनाइन बनेगा ClO3 माइनस। अब ClO3 माइनस कहते हैं बेटा अस का कोई आयन बनता है उसके तो आता है आइट, और इक का कोई आयन बनता है उसके आता है एट, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरिक, है ना, तो क्लोरेट आयन। और ये है परक्लोरिक, तो बेटा जी इससे आयन बना ClO4 माइनस, तो मैं आगे नाम पूछूंगा आपसे, इसका नाम हो जाएगा परक्लोरेट आयन, समझ गए ना, तो आगे जाके ये नेमिंग काम आएगी। खैर आगे बढ़ो, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले लो। H2N2O2, HNO2, HNO3, आप फर्स्ट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो +1 आएगी, यहां पे +3 आएगी, यहां पे +5 आएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये लो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। पहले का नाम नहीं आता है तो सुन लो, हाइपोनाइट्रस एसिड, इसका नाम है नाइट्रस एसिड, और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, जान लो अभी से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अभी से जान लो। इसके बाद में और देखो बेटा जी, H2SO3 और H2SO4, सल्फर यहां पे है +4 में और यहां पे है +6 में, ये भी ऑप्शंस में आए हुए हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, H2SO4 होगा। नाम क्या है लिख लो, ये है सल्फ्यूरस एसिड और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर, ओके। तो इस तरह से एक ही एलिमेंट के लिए आपने ये पैटर्न बता दिया, लेकिन बेटा जी एक इस चीज का एक्सेप्शन है, उसको एक्सेप्शन के तौर पर ही, हालांकि वो पी ब्लॉक में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसका एक एक्सेप्शन है, वो ध्यान में रख लेना, ठीक है, इसके अगेंस्ट है। क्या है वो बात, H3PO2, H3PO3 और H3PO4, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि फास्फोरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 में, +3 में और +5 में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होना चाहिए, लेकिन यहां पे उल्टा ऑर्डर मिलेगा आपको, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसे सीधा ध्यान में रख लो, ठीक है। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो कहीं ना कहीं इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रेस्पॉन्सिबल होती है, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, है ना, इनको अपन पी ब्लॉक में भी डिस्कस कर लेंगे, ओके। एक चीज और बताना चाहता हूं, ये न सिर्फ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बल्कि इनकी रिड्यूसिंग पावर का भी यही ऑर्डर है। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है किसी दूसरे का रिडक्शन करना, ऐसी पावर, ठीक है। तो ये लो साहब, ये मैंने बात की हाइड्रोक्साइड्स की नेचर के बारे में। इसके बाद में अगला जो अनुप्रयोग अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है 5 नंबर, हाइड्राइडों की प्रकृति, हाइड्राइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। हाइड्राइडों की अगर अपन बात करें, अब देखिए इसको अपन टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चंस पर अटैक करना सीखेंगे बस, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ,
यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताओ, केवल ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टू द पॉइंट अगर अपन क्वेश्चन करना चाहें तो बेटा जी जितने भी हाइड्राइड्स हैं, जितने भी हाइड्राइड है उनके जो क्वेश्चन है उनको मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। पहला नाम लूंगा आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, और दूसरे कैटेगरी में ले लूंगा सह संयोजक हाइड्राइड, सह संयोजक हाइड्राइड, ठीक है साहब। आयनिक हाइड्राइड तो ये प्राय धातु हाइड्राइडों की चर्चा हो रही है यहां पे। आमतौर पर यहां पे किसकी बात करूंगा मैं, धातु हाइड्राइड की बात कर लूंगा, ठीक है। और सहसंयोजक हाइड्राइड में प्राय, वैसे तो पहले से पता है कि सहसंयोजक कौन से होते हैं, अधातुओं के होते हैं, प्राय अधातु हाइड्राइड इस कैटेगरी में ले लूंगा। अब अगर आपके ऐसे क्लियर नहीं हो तो स्पेशली इसमें मैं एस ब्लॉक के लिए बात करूंगा, और यहां पे मैं स्पेशली बात करने वाला हूं वो पी ब्लॉक हाइड्राइडों की बात करने वाला हूं, ठीक है। मुख्यतः यहां पे किसकी बात कर लूंगा जी, एस ब्लॉक की, और यहां पे मैं मुख्यतः पी ब्लॉक की बात करूंगा। बेटा यहां पे मैं सीधा, मैंने कहा कि क्वेश्चंस पर अटैक करना सिखा रहा हूं, तो आयनिक हाइड्राइडों पर तो जो अब तक का निष्कर्ष निकलता था, कंक्लूजन निकलता था, वही लगा देना। तुम कहोगे कौन सा, अरे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में क्या लगाया था, लेफ्ट टू राइट अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, ऊपर से नीचे क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगा, यही तो कहा था, यहां भी ऐसा ही कह दो। तो यहां पे मैं कहूंगा कि मैं सीधा क्वेश्चन करने के लिए बात कर रहा हूं, इसलिए L2R एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना, और टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देना। ये बात आ गई साहब, ठीक है ना। तो हाइड्राइडों में अपने को केवल इतना सा देखना है कि वो जो क्वेश्चन पूछा है वो एस ब्लॉक के लिए है या पी ब्लॉक के लिए, ओके। तो ये तो बात की अपन ने कि भाई आयोनिक हाइड्राइड जो बताए मैंने, आयोनिक हाइड्राइड्स के लिए आपने क्या कहा, L2R क्या बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसके एग्जांपल्स भी लिमिटेड है। जैसे LIS से BES टू गया तो लेफ्ट टू राइट गया ना, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एसिडिक बढ़ जाएगा तो बेसिक कम हो जाएगा। इसी तरह से LIS से CGM हाइड्राइड तक गया तो टॉप टू बॉटम गया, टॉप टू बॉटम गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दो। तो ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पी ब्लॉक हाइड्राइड्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं, मींस कोवेलेंट हाइड्राइड जिनकी बात की मैंने, कोवेलेंट यानी पी ब्लॉक हाइड्राइड्स की अगर अपन बात करें तो बेटा जी यहां पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत भी है, और इस पर क्वेश्चन बनते भी हैं। कैसे बनते हैं देखिए, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट अगर जाएं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तुम कहोगे सर ये तो वैसी ही बात आ गई, बिल्कुल आ गई साहब, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, उसका कारण यही है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो रह गई कम, ऐसे समझिए, और लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे बढ़ूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ये जो डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो H+ इजीली निकल जाएगा। समझ गए ना मेरी बात, H+ इजीली निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन टॉप टू बॉटम भी ये तुम्हारे लिए अलग स्थिति है, अलग कंडीशन है, यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब तुम कहोगे कि सर टॉप टू बॉटम क्यों बढ़ रही है, तो ये थोड़ा सा एक काम की बात है, थोड़ा सा समझने लायक बात है कि भाई लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण से हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम तो बेसिक बढ़नी चाहिए थी रेगुलर के हिसाब से। इसलिए बेटा जी
क्योंकि यहां पे मान लीजिए किसी का हाइड्राइड है तो दो ही टाइप के एलिमेंट है भाई, एक तो एलिमेंट हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्राइड का मतलब यही तो हुआ। तो कहते हैं कि सारा का सारा दारोमदार इस बॉन्ड पर आ गया। अगर ये बॉन्ड मजबूत है तो समझ लो H मुश्किल से निकलेगा, और अगर ये बॉन्ड कमजोर है तो H इजीली निकल जाएगा। तो सारा का सारा काम किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो मैं बताता हूं कि टॉप टू बॉटम होता क्या है। कहते हैं कि टॉप टू बॉटम इस एलिमेंट की साइज बढ़ेगी, इस एलिमेंट की साइज बढ़ेगी, और कहते हैं कि बेटा साइज बढ़ने के बाद में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग से बनता है। तो बॉन्ड कमजोर होता चला जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ती है ना बॉन्ड कमजोर होता चला जाता है। तो मैं कहूंगा साइज बढ़ने के साथ साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लग जाती है, बॉन्ड वीक होने लग जाता है, और इसलिए H प्लस इजीली निकल जाएगा। अरे बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो H प्लस इजीली निकल जाएगा, H प्लस इजीली निकल जाएगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। और यही मैं कह रहा हूं, इसलिए आपको दिमाग में क्या रखना है कि सर लेफ्ट टू राइट भी पी ब्लॉक हाइड्राइड्स या कोवलेंट हाइड्राइड्स में लेफ्ट टू राइट भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। दोनों का मैंने रीजन बता दिया। अब बात आती है एग्जांपल्स की, तो साहब इसके एग्जांपल्स कुछ गिने चुने हैं, वो वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और देखिए NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, ठीक है ना, BiH3। अब बताइए साहब, और कई बार ये भी कह देता है कि मुझे तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि ये पी ब्लॉक हाइड्राइड है तो टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक कम हो जाएगी। ये लो, समझ रहे हो ना? ओके, एक और ले लो, H2O H2S H2Se H2Te। ऊपर से नीचे जा रहे हो ना, अगला कह रहा है चलो एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो, तो हाइड्राइड ही तो है, हाइड्राइड ही तो है, इसलिए टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। और ले लो HF HCl HBr HI, टॉप टू बॉटम क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। और लेफ्ट टू राइट भी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट अगर आपको कोई बात करे तो देखिए HF है ना, HF दे दिया, फिर H2O दे दिया, फिर CH4 दे दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया मैंने। और देखिए SiH4 के है ना, और नाइट्रोजन फैमिली का मैंने लिया नहीं है वैसे, है ना। और यहां पे ले लेता हूं इसमें नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली में PH3 आ गया, ऑक्सीजन फैमिली में H2S आ गया, और हेलोजन फैमिली में HCl आ गया। तो लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। तो कुल मिला के हाइड्राइड्स में L2R भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बात खत्म। क्लियर? इतनी सी बात है बेटा जी, ये है हाइड्राइड्स की नेचर के बारे में, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको इन तीनों का कंक्लूजन एक साथ दिखा देता हूं। तीनों का कंक्लूजन देखिए क्या है। तीनों का कंक्लूजन ये है कि L2R एसिडिक बढ़ानी और टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना। ऐसा कहां कहां होगा साहब? ऑक्साइड्स में होगा, हाइड्रोक्साइड्स में होगा, और आयोनिक हाइड्राइड्स में भी होगा, देख लो चाहे से। तो ये छोटा सा कंक्लूजन ही काफी है, ये लो। और अब बात आती है कि कहीं इससे अलग भी चीज आई क्या? हाँ आई है, L2R भी एसिडिक बढ़ जाए और टॉप टू बॉटम भी एसिडिक बढ़ जाए। ऐसा कहां होगा? तो साहब ऐसा होगा कोवलेंट हाइड्राइड्स में। ये बताए ना कोवलेंट हाइड्राइड्स यानी पी ब्लॉक स्पेशली,
कोवलेंट हाइड्राइड्स के लिए ये बात लगा देना। तो ये कंक्लूजन दिमाग में ले लेना, 3 टाइप का, 3 पॉइंट्स का एक साथ, ऑक्साइड्स की नेचर के बारे में, हाइड्रोक्साइड्स की नेचर के बारे में और हाइड्राइड्स की नेचर के बारे में। ओके, अगला जो 6 नंबर अनुप्रयोग है वो देखिए, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व, इसको अपन कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी जो है वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है बेटा जी कि किसी यौगिक को अपन गर्म करें तो जल्दी अगर टूट जाए तो तापीय स्थायित्व कम है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जाने पर टूटे इसका मतलब है तापीय स्थायित्व ज्यादा है। ठीक है ना। तो वियोजन पर निर्भर करेगा, वियोजन कम ताप पर हो गया तो तापीय स्थायित्व कम माना जाएगा, वियोजन बहुत उच्च ताप पर हो रहा है तो तापीय स्थायित्व ज्यादा है। ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो न्यूनतम ताप पर ही वियोजित हो जाएगा। इसका मतलब है वो ये पूछना चाह रहा था कम से कम तापीय स्थायित्व किसका है, समझ रहे हो ना। तो आज देखते हैं अपन अभी थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट को। और बेटा जी मैंने कहा कि ये केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस अपने यहां दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं टू द पॉइंट आपको एक ट्रिकी तरीके में ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है, आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि आपको 2 केस बनाने। केस फर्स्ट, यदि दिए गए यौगिकों में बेटा जी 2 ही प्रकार के तत्व मौजूद हो, पहला केस तो ये हो 2 ही प्रकार के तत्व उपस्थित हो, एक केस तो ये बन सकता है। अब मैं 2 ही प्रकार बोल रहा हूं तो संख्या 2 नहीं बोल रहा हूं, संख्या 1000 हो जाए, लेकिन टाइप 2 ही है तत्वों की अगर यौगिकों में। ठीक है, और केस सेकंड में क्या लूंगा, केस सेकंड में ऐसा लूंगा जब 2 से अधिक प्रकार के तत्व है, 2 से अधिक प्रकार के तत्व उपस्थित हो। ठीक है ना, बाकी बात तो एग्जाम्पल लूंगा तब क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा समझो बेटा कि 2 ही प्रकार के तत्व हो तो अलग तरीके से तापीय स्थायित्व बताना है, 2 से ज्यादा प्रकार के तत्व हो तो आपको अलग तरीके से तापीय स्थायित्व बताना है। बस ये कैटेगरीज ध्यान से देख लो। 2 ही प्रकार का मतलब है जैसे CH4 है तो इसमें 2 ही प्रकार है, कार्बन और हाइड्रोजन, संख्या चाहे कितनी हो। लेकिन 2 से अधिक प्रकार जैसे BeSO4 है, बेरिलियम सल्फेट, तो बेरिलियम भी आ गया, सल्फर भी आ गई, ऑक्सीजन भी आ गया, तो 2 से ज्यादा प्रकार के होंगे। समझ रहे हो ना। तो इस चीज का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। यहां पे अपन बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की तो एग्जांपल्स तो बाद में, पहले पहला केस देखिए। पहले केस में मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा जी, अगर मैं कहूं कि 2 ही टाइप के एलिमेंट्स हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सारा का सारा जो डिपेंड करेगा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी या फिर मैं कह दूं स्ट्रेंथ, वो इस बॉन्ड पर डिपेंड करने वाला, सब कुछ इस बॉन्ड पर डिपेंड करने वाला बेटा जी। अब अगर सब कुछ इस बॉन्ड पे डिपेंड करेगा तो मैंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे एलिमेंट की साइज बढ़ती है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है ना। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो बेटा बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, इजीली टूट जाएगा बॉन्ड। अब आप बताओ कि यहां पे इस पहले केस में थर्मल स्टेबिलिटी साइज के क्या बता दूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ऐसा कब करना है, जब 2 ही टाइप के एलिमेंट दिखे तो साइज के क्या कर देना जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता देना। समझ गए मेरी बात। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। इसके बाद में अपन आगे बढ़े तो दूसरे केस में बात करूं तो यहां पे एग्जांपल्स बाद में देख लेंगे। पहले देखिए कि 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते ही क्या हो जाएगा। तो साहब 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते ही बेटा फिर एक बॉन्ड तो है नहीं, फिर बॉन्ड्स भी मोर देन 1 हो जाएंगे। तो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर बॉन्ड के बेसिस पे नहीं बता सकते, तो फिर एक काम करो, ऐसे केस में कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी है ना, कौन सी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि थर्मल स्टेबिलिटी फिर इस बात पे डिपेंड करेगी कि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। दोबारा सुन लो, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है या
कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो एक बात ये भी दिमाग में बिठा लो बेटा जी कि आयोनिक कंपाउंड्स मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कोवलेंट कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड वीक माना जाता है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे केस में क्यों नहीं, बॉन्ड तो एक से ज्यादा है, इसलिए मैं एक बॉन्ड को न पकड़ के मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि यार आयोनिक कैरेक्टर कहां ज्यादा है, बस वो देख लो। तो ऐसे केस में आयोनिक कैरेक्टर के तो क्या कर देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कहते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहूंगा तो कोवलेंट कैरेक्टर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी थर्मल स्टेबिलिटी कोवलेंट कैरेक्टर के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में आप एक चीज पढ़ोगे बेटा कि कोवलेंट कैरेक्टर जो हैं वो फाई पर डिपेंड करते हैं। फाई आपको याद आ गया होगा, फाई का मतलब है आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल, आयोनिक पोटेंशियल फाई, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज उसको कहते थे। तो मैं कह दूंगा कि यहां पे जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोवलेंट कैरेक्टर तो है ही है, साथ में फाई के भी क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ा सा और बढ़ जाओ, बस आ गया जवाब। फाइनली फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, याद करिए, चार्ज और साइज का रेशियो। तो चार्ज तो नीचे और साइज ऊपर। ये लीजिए साहब, थर्मल स्टेबिलिटी का फाइनल आ गया कि दो से ज्यादा एलिमेंट होते ही थर्मल स्टेबिलिटी साइज के देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस साफ साफ देख लीजिए कंपेयर करते हुए। अब अपन इस पर एग्जांपल्स करेंगे, इसके बाद में अपन एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल की बात करें, देखिए तो हमें खुद को ही पहचानना पड़ेगा, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, H2O, H2S, H2SE, H2TE, NH3, BH3, ASH3, SBH3, ठीक है ना। और देखें तो CH4, SiH4, GeH4, SnH4, ठीक है ना। हैलाइड्स ले लें, CX4, SiX4, GeX4, SnX4, इवन आप ना PbX4 भी आप ले लें, ठीक है ना। एक मैंने पहले ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जानबूझ के वापस ले रहा हूं। डाई हैलाइड है और ये लेड का डाई हैलाइड PbX2। बेटा इनकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझसे पूछ रहा है, तो सीधी सपाट बात है कि यहां पे देखिए H और F के अलावा कोई नहीं है, H और Cl तो दो ही टाइप के हैं, दो ही टाइप के हैं, दो ही टाइप के हैं, सब में देख लो, चाहे आप दो ही टाइप के एलिमेंट्स देख रहे हो। तो बेटा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर से नीचे साइज कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी, साइज कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली दे दोगे जवाब। हालांकि लास्ट वाले में बेटा जी ये उल्टा आया था, और ये क्यों आया था उसका कारण था इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो ये चीज पहले आ चुकी है। तो दो ही टाइप के एलिमेंट हो तो हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता दो, जरूरी नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इन हाइड्राइड्स पर एक क्वेश्चन और आता है, इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो भी उसका ऑर्डर भी यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी यही है। और एक चीज और पूछते हैं, इनकी रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी यही है, यानी सामने वाले का रिडक्शन करने की पावर भी यही ऑर्डर रखता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहां आपको खुद को पहचानना है कि दो ही टाइप के एलिमेंट हैं क्या, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, एस ब्लॉक भी आ सकता है, एस ब्लॉक भी दे सकता है। जैसे अपने को कह दिया कि भाई Be3N2, Mg3N2, Ca3N2 वगैरह वगैरह, तो भी अपने तो यही ऑर्डर बताना है कि दो ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन जनरल बात कह रहा हूं, ठीक है ना।
आगे बढ़ो। अब दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो तो देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3। अब आपको पता चला कि यहां पे दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट हो गए, दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो गए तो साइज बढ़ने के साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बस जैसे BeSO4 है, MgSO4 है, CaSO4 है, SrSO4 है, BaSO4 है, तो दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स होते ही साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट एट मिनिमम टेम्परेचर, मींस कम से कम टेम्परेचर पर कौन सा डिसोसिएट हो जाएगा ये देखना, ठीक है ना। तो कम से कम टेम्परेचर पर कौन डिसोसिएट होगा साहब, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो वो पूछना चाह रहा है। अब बताइए थर्मल स्टेबिलिटी साइज के क्या थी डायरेक्टली, और चार्ज के क्या थी इनवर्सली। तो साइज सबसे छोटी देखो, तो सबसे छोटी साइज इनमें से है mg की, प्लस चार्ज सबसे ज्यादा, तो वैसे भी +2 चार्ज है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी आ जाएगी, इनमें से MgCO3 की आ जाएगी। इसलिए कम से कम टेम्परेचर पर ही कौन सा टूट जाएगा साहब, MgCO3 टूट जाएगा। ओके, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी के दो केस हुए, इजीली बता सकते हैं।